तो जनाब क्या हाल, सब बढ़िया? चलिए, बढ़िया रहना भी चाहिए। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अपना ऑनलाइन पाठशाला पे। तो आज का हम लोग का जो वीडियो है वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी, और कौन सा चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम से क्या हुआ कि वर्ड को, मतलब जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको पढ़ के हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे और उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हमको करना है कि ये जो दिया हुआ है वर्ड्स, मतलब जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो सेंटेंसेस दिया हुआ है, उससे पढ़ के हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बन जाने के बाद उसका हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर ले आएंगे। तो बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। बाकी सॉल्व करने का तो आपको तीनों चारों तरीका सब बता ही दिए हैं और आपको आंसर बता देंगे। तो एक दो को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600। मतलब ये बोल रहा है कि 5 गो चेयर है। ठीक है, कैसे बनता है चेयर, सी से लिख लेते हैं। सी से चेयर 5 गो और टेबल 4 गो। दोनों को जब सम किए इसका पैसा को, तो वो है 5600। ठीक है, उसी तरह से जब दूसरा केस में, ये केस 1 हो गया, और दूसरा केस में चेयर 4 गो है और टेबल कितना है, 3 गो। मतलब टेबल 3 गो, इसका सम किए तो ये कितना आया, ये आया 4340 रुपया। ठीक है, तो बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड डेट ऑफ टेबल। मतलब एक चेयर, मतलब एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकालिए। ठीक है, तो एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट कैसे निकलेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, 2 गो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हम लोग मानेंगे किसको किसको, तो 2 वेरिएबल हम लोग मानेंगे जो नीचे दिया हुआ है। बेसिकली हम लोग को नीचे दिया हुआ रहता है उसी को मानते हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हम लोग को दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड डेट ऑफ ए टेबल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब एक चेयर का कॉस्ट एक्स है। ठीक है, और एक टेबल का कॉस्ट वाई है। तो यहाँ से तुम बताओ कि अगर हम लोग 5 चेयर लेंगे तो कितना कॉस्ट होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुना एक्स। ठीक है, एक कुर्सी का दाम 20 रुपया है, तो 5 कुर्सी का दाम कितना होगा, 5 गुना 20। उसी तरह से यहाँ एक कुर्सी का दाम x रुपया है, तो 5 कुर्सी का दाम कितना होगा, 5 गुना x। ठीक, उसी तरह से 4 टेबल का, तो एक टेबल का दाम कितना है, 22। तो 4 टेबल का दाम कितना होगा, 4/। और बोल रहा है कि 5 चेयर का दाम और 4 चेयर का दाम मिला रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5600। मतलब इसको जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5600। ठीक, उसी तरह से यहाँ 4 चेयर और 3 टेबल का दाम मिला रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4340। मतलब यहाँ पे आ रहा है 4340। कब, जब हम लोग 4 गो चेयर खरीद रहे हैं और 3 गो टेबल खरीद रहे हैं। तो इसको भी 4 गुना एक्स क्यों किए, क्योंकि एक चेयर का दाम एक्स है, तो 4 चेयर का दाम कितना होगा, 4x। एक टेबल का दाम y है, तो 3 टेबल का दाम कितना होगा, 3y। ये हम लोग का 2 इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना तो आता होगा, क्या कि बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, और तरीका बहुत सारा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हमेशा हमेशा, मतलब जहां तक हो सके एलिमिनेशन मेथड हो, है कि वो आसान होता है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए यहाँ हमको क्या करना होगा, तो यहाँ सबसे पहले हमको करना होगा, यहाँ हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसको, बाई को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 0 0 छतिया 18 और 5 तिया 15x 16। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू
0, 4 चौ 16, 4 तिया 12, 1 13, बाकी 1, 4 चौ 16, 1 17। ठीक, अब यहाँ पे देखो साइन सेम है, तो साइन सेम है तो सबका साइन चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना बच गया, 15 में से 16 जाएगा तब -x या -1x जो भी लिखो, और यहाँ कितना बच गया, इसमें से ये जाएगा तो ये कितना बचेगा, 0, 6, 13 में से 8, 5 और ये 0। ठीक, तो और माइनस, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू, और माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 560। x का वैल्यू हम लोग का डायरेक्ट आ गया 560, और ये x का वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 16800, और x का वैल्यू हम लोग को पता है, तो x का वैल्यू पता है तो उसको पुट करेंगे, तो 15 इंटू 560 प्लस 12y इज इक्वल टू 16800, तो 15 गुना 560 करेंगे तो कितना होगा, 560 गुना 15, 0, 6 25 30, बाकी 3 5 25, 3 28 और 560, तो ये 0 0 8 में 6 8 6 8 6 14 और 5 2 7 1 8, 8400, राइट। तो ये हम लोग का आ गया 8400। ठीक है, प्लस 12y इज इक्वल टू 16800, तो यहाँ से हम लोग का 12y का क्या आ जाएगा, तो ये उधर चल जाएगा 8400, तो 16800 माइनस 8400, तो यहाँ से हम लोग का आ गया 12y इज इक्वल टू 0 0 4 और 16 में से 8 8, तो अब y का वैल्यू कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू 8400 बाई 12, तो ये 12 7 84 मतलब 700। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का बाई का वैल्यू कितना आ गया, तो बाई का वैल्यू आ गया 700। ठीक, तो हम लोग का x का वैल्यू 700 आ गया, x का वैल्यू 560 आया और y का वैल्यू 700 आया, तो x हम लोग किसको माने थे, चेयर को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर cost of one chair is equal to 560 Rs and cost of one table is equal to 700 Rs, या ऐसे भी लिख सकते हैं रुपया 700। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें है ए लेडी है ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन, मतलब एक लेडी है उसके पास 25 पैसा है और 50 पैसा है, सिर्फ इतना का ही कॉइन है। ठीक है, उसके बाद उसके पर्स में, ठीक है, उसके पर्स में पैसा रहता है जी। इफ सी हैज 50 कॉइन इन ऑल टोटलिंग, मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको और इसको नंबर में जोड़ेंगे, मतलब कितना कॉइन 25 का है, कितना कॉइन 50 का है। इफ सी हैज बीन 50 कॉइन इन ऑल, ठीक है, मतलब इसको और इसको नंबर में जोड़ेंगे तब 50 होगा, और इसका वैल्यू मिलाएंगे, ठीक है, इसका वैल्यू मिलाएंगे तो 19.50 रुपया होगा RS। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 का नोट 10 गो, व्हाट द हेल इज दिस, 100 का नोट 10 गो, तो यहाँ नंबरिंग में तो 10 हुआ, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, 100 का जब 10 नोट रहेगा तो ये 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही बोल रहा है कि नंबरिंग में तो टोटल 50 है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 19.50 RS। तो यहाँ से पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच काइंड डज सी है, मतलब 50 का और 25 का कितना कॉइन उसके पास है। तो यहाँ तो आपको क्वेश्चन ने फिर दे दिया कि वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल क्या क्या है, तो वेरिएबल हम लोग का 50 का कॉइन है और 25 का कॉइन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 25 RS, 25 पैसा, 25 पैसा कॉइन बी x एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी y। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है, तो नंबर को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो 50 आ रहा है, और जब इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 25 का मेरे पास कितना कॉइन है? तो 25 का कॉइन मेरे पास है x को, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 25 गुना x, या डायरेक्ट लिखते हैं 25x, और 50 का कितना है? बाई, तो 50 इंटू बाई इज इक्वल टू 19.50। ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये है RS में 19.50 और ये है पैसा में, तो ये रुपीज में है और इधर वैल्यू कितना में आया? LHS में, पैसा में। तो इसको पैसा में करने के लिए 19.50 को इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1950। ठीक है, 1950। क्लियर? जैसे देखो, 2 गो 25 पैसा का कॉइन है या 2 गो 20 रुपया का नोट है, रुपया से मान लो 2 गो 20 रुपया का नोट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 20 गुना 2 करेंगे 40 आएगा। 5 गो 500 का नोट है, ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा? तो 5 गुना 5 कितना? 2500 रुपया होगा। उसी तरह से मेरे पास 1 गो 25 पैसा का कॉइन है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 25 गुना x, और 50 गो बाई का कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 50 बाई। इतना तो समझ में आता है। और वो टोटल कितना है? 1950। यहां से देखो, हम लोग एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेके पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन ही लगा लो, वो भी तरीका सीख जाओ। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल के टर्म में लाएंगे, मतलब x का वैल्यू अगर हमको लिखना है तो ये क्या आएगा? 50 माइनस बाई, और इसी को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे x के जगह पे। तो x के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दिए x का वैल्यू जो कि है 50 माइनस बाई, और यहाँ प्लस 50 बाई इज इक्वल टू 1950। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 25 125 1250, और 25 गुना बाई 25 बाई प्लस 50 बाई इज इक्वल टू 1950। यहाँ से क्या आ गया? ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 बाई, और इसको हम लोग भेज देते हैं राइट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 1950 माइनस 1250। ठीक, तो ये 25 बाई इज इक्वल टू 0 और 19 में से 12 7, तो बाई इज इक्वल टू 700 बाई 25, तो कितना बार में कटेगा? 25 400 7 28 28। ठीक है, 28। तो यहां से हम लोग का बाई का वैल्यू आ गया 28, और निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस बाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 50 माइनस 28, तो x इज इक्वल टू 50 में से 28 जाएगा तो 28 2 30 22 22, तो x इज इक्वल टू 22 एंड बाई इज इक्वल टू 28। मतलब उसके पास पर्स में 22 गो 25 पैसा का कॉइन था। ये हम लोग लास्ट में सेंटेंस में लिख देंगे, लिख ही देते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 22 एंड नंबर ऑफ 25 और 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 28। मतलब उसके पास 25 पैसा का कॉइन 22 को था और 50 पैसा का कॉइन 28 को था। इसको नंबर में ऐड करेंगे तो 50 होगा, ठीक है, और इसका जब वैल्यू निकालेंगे कितना रुपया है तो ये 1950 पैसा या 19 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन ए स्कूल इज फिक्स्ड। मतलब एक स्कूल में जो हॉस्टल चार्ज है उसका कुछ पैसा फिक्स है, ठीक है, फिक्स है मतलब जैसे उतना आपको लगेगा, उसके बाद एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर कोई उस हॉस्टल में रुक रहा है तो पहले तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद इसको इस हिसाब से देना पड़ेगा कि आप कितना दिन रुक रहे हैं। मतलब आप इतना दिन भी रुकिएगा
2 दिन, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, 1 दिन 2 दिन, तो आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप इतना दिन भी रुकिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी आपको ये पैसा अलग से देना ही होगा। मतलब इतना आपका फिक्स है, उसके बाद जितना दिन रुकिए उतना अलग से लगेगा, ठीक है। तो इसमें वही कहना चाह रहा है कि अगर एक बच्चा है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डे ही हैज टू पे 4250 रुपये। मतलब कोई उसमें रुक रहा है तो पहले तो ये दे रहा है प्लस ये रहने का दे रहा है, ठीक है। तो इसका जब टोटल किया तो ये इसको आया 4250 रुपये, ठीक। उसी तरह से एक और बच्चा स्टूडेंट बी जो रुक रहा है 28 दिन के लिए, ठीक है। तो 28 दिन के लिए रुक रहा है, तब ये तो लगवे करेगा प्लस 28 दिन का लगेगा, तो ये कितना दे रहा है 5150 रुपये, ठीक। एस हॉस्टल चार्ज। तो बोला फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निकालना क्या है। तो एक्स और बाई किसको मानेंगे, एक्स इसको मान लेते हैं, बाई इसको मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, है ना, फूड पर डे बी बाई, ठीक। मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स ले रहा है और फूड पर डे बाई ले रहा है। तो पहला जब स्टूडेंट ए लिख रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए, ठीक। यहाँ पे है कि वो 22 दिन के लिए रुक रहा है और उसको पे कितना करना पड़ा, 4250। मतलब ये स्टूडेंट 22 दिन के लिए रुक रहा है, तो पहले तो 22 दिन का खाना का चार्ज लगेगा जो कि बाई है। तो एक दिन का बाई लग रहा है, तो 22 दिन का कितना लगेगा 22 बाई, प्लस जो फिक्स चार्ज था वो लगेगा। टोटल मिला के इसको कितना देना पड़ रहा है 4250। इसमें कोई दिक्कत, एक दिन का जब फूड चार्ज बाई लग रहा है, तो जब ये 22 दिन रुक रहा है तो 22 दिन का फूड चार्ज कितना लगेगा 22 बाई, तो ये इतना लिख दिए। उसी तरह से फॉर स्टूडेंट बी, फॉर स्टूडेंट बी, तो स्टूडेंट बी कितना दिन के लिए रुक रहा है, तो स्टूडेंट बी रुक रहा है 28 दिन के लिए। तो इसका 28 दिन का खाना का चार्ज लगेगा, तो 28 गुना बाई और प्लस जो फिक्स है वो तो लगवे करेगा। तो ये इसको कितना देना पड़ा, इसको देना पड़ा 5150, 5150। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन बन गए। कौन कौन सा बना, एक बना x प्लस, कलर चेंज करें, x प्लस 22 बाई इज इक्वल टू 4250, और दूसरा बना x प्लस 28 बाई इज इक्वल टू 5150। यहाँ देखो हम लोग का एलिमिनेशन लग सकता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है जो कि x है, तो यहाँ पे साइन सेम है, तो साइन सेम है तो सबका साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा -6 बाई। ये सब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारा का एक एक वीडियो किया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा, ठीक है, सारा डिटेल में किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया -6 बाई इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करें तो कितना आएगा, पहले तो माइनस में बड़ा वाला तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ 0, 5 में से 5 0, 11 में से 2 9, -900। फिर यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई इज इक्वल टू 900 बाई 6, बाई इज इक्वल टू 900 बाई 6, तो कितना आएगा, पहले तो 450 बाई 3 और 3 15 150, 150, मतलब एक दिन का खाना का चार्ज कितना लग रहा है 150। इसी से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज, इसी से हम लोग निकाल लेंगे कि फिक्स चार्ज कितना लग रहा है। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं जो हम लोग का y का वैल्यू आया वो। तो यहाँ से x प्लस 22 बाई, तो 4250 कोई में भी पुट कर सकते हैं, पहला या दूसरा कोई भी इक्वेशन, यहाँ भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, तो वो तो सेम है। तो यहाँ से x का वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 150, ठीक है। यहाँ पे गुना करके लिख लेते हैं, 150 इज इक्वल टू 4250। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कितना आएगा, तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 150 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा 150 गुना 22, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 3 0 0, 3300।
कितना आ गया 3300, 3300, और उधर क्या है 4250। तो अब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू 4250 माइनस 3300, तो 0, 5, 12 से 3, 950 रुपया। तो x इज इक्वल टू 950। तो y का वैल्यू कितना आ गया 150 और x का वैल्यू 950। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आया कि यहाँ से निकल के आया कि द फिक्स्ड चार्ज इज 950 RS and cost of food per day is रुपया 150। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखना है, पढ़ना स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल वाला, उसको सॉल्व करके आंसर ले आना है। देखना है कहाँ कौन सा तरीका यूज हो रहा है। अगर उसमें मेंशन कर दिया रहा है कि फाइंड द वैल्यू, जैसे यहाँ है ना कि यहाँ देखो, यहाँ फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यहाँ लिख दिएगा मेथड आपको कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या यूजिंग ग्राफिकल, तो आपको ग्राफ यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज कीजिएगा। जनरली या तो आपको डायरेक्ट दिया रहेगा या यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेंशन किया रहेगा यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल का तो अच्छा से वीडियो कर दिया, तो जाकर वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज। ठीक है, 12% पर एनम का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी अगर 100 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसको 1 साल बाद 112 रुपया मिलेगा। ठीक है, 12% पर एनम है। तो उसी तरह से अगर 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 10% पर एनम है, तो उसको 10 रुपया मिलेगा, मतलब 10 रुपया मिलेगा, मतलब टोटल 110 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग को निकालना है तो वो होता है P गुना R गुना T बाई 100। इसमें देखो, इसमें हम लोग का जो P है, जो अमाउंट है वो होता है, P जो है जो अमाउंट होता है वो होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। R है जो रेट होता है, जो ये वाला परसेंट वाला, और T जो है वो टाइम होता है। ठीक है, कितना साल के लिए। ठीक, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना कि अगर तुम लोग 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो ना, तो अगर 10% तुमको मिल रहा है तो यहाँ तुमको मिलेगा 110 रुपया। ठीक है, 1 साल बाद। दूसरा साल बाद यहाँ 110 है तो 10 रुपया और ऐड कर लो तो 120 रुपया। तीसरा साल बाद 10 रुपया और ऐड कर लो 140 रुपया। कहने का मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और आपको हर बार इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। और एक और आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप लोग 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं ना, तो पहला साल में आपको 110 रुपया मिलेगा अगर 10% है तो। दूसरा साल में यहाँ +10 हुआ, यहाँ +10 हुआ तो 110 हुआ। दूसरा साल में इसका 10% आपको मिलेगा, जो ये है ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अब इसका 10% मिलेगा तो यहाँ पे आपको, यहाँ तो +10 हुआ था, यहाँ पे +10 था, लेकिन अगली बार जब होगा तो यहाँ पे आपको +11 होगा, क्या कि 10% अब 11 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 121। ठीक है, अगला बार जब ऐड होगा तो आपको 12.1 रुपया ऐड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते जाता है। पहले ये प्रिंसिपल, फिर अगला साल बाद जब पैसा बढ़ गया तब ये प्रिंसिपल हो गया, फिर अगला साल बढ़ गया तो प्रिंसिपल ये हो गया। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 पे पावर T। ठीक, पे पावर T, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं हुआ, ये इसका आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे आप प्रिंसिपल का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे रेट का वैल्यू डालेंगे, टाइम का वैल्यू डालेंगे, तो आपके पास जितना RS आएगा ना, मतलब जितना अमाउंट आएगा ना, उसका फॉर्मूला होता है। और ये SI जो है, इस फॉर्मूला से क्या निकलता है कि मेरा कितना बढ़ा, जो मेरा प्रॉफिट है वो निकलेगा। ठीक, SI से, ये फॉर्मूला से मेरा निकलेगा, ये जो 10 रुपया यहाँ बढ़ रहा है ना वो निकलेगा। ठीक है,
और जब ये फॉर्मूला से हम लोग निकालना चाहें, जैसे यहाँ देखो ये फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, हम लोग को यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, तो इसको खैर छोड़ ही दो, कभी और बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अब ये पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में देखो 10% पर एनम बढ़ रहा है, जो पैसा लगाया है उसका 10% बढ़ेगा, उसका SI निकालना है, मतलब जो हम लोग को पैसा निकल रहा है वो कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो हम लोग को मिल कितना रहा है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, तो ये SI वही देगा। जैसे देखो SI हम लोग को निकालना है तो P यहाँ पे हम लोग 100 माने थे तो P को 100 लिखते हैं, R हम लोग का 10 था तो R को हम लोग 10 लिखते हैं। टाइम हम लोग का कितना था, टाइम मान लो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 4 साल के, 1 2 3 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो ये 4 हो गया, और नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये हम लोग का 40 रुपया, तो 4 साल बाद हमको फायदा कितना होगा, तो ये बता रहा 40 रुपया, तो टोटल हम लोग का कितना गया 140 रुपया। बस इतना ही दिमाग लगाने वाला था। यहाँ अब ये देखो कि बोल रहा है कि एक इंसान है वो अपना कुछ पैसा 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से लगाता है, और कुछ पैसा अनदर अमाउंट 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से लगाता है, ठीक। तो ही रिसीव्ड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600 RS, बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड 140 RS। मतलब इससे जो ये पैसा और ये पैसा जो लगाया उससे इसका जो फायदा हुआ वो इतना हुआ, एनुअल इंटरेस्ट, मतलब जो फायदा हुआ वो इतना हुआ। लेकिन बोल रहा है कि ये पैसा यहाँ लगा था 10% पे और ये पैसा यहाँ लगा था 12% पे, तो उसको 140 रुपया कम मिलता। तो बोल रहा कौन कितना कितना पैसा वो लगाया था, व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट एट अ डिफरेंट रेट, मतलब अलग अलग रेट पे कितना कितना पैसा लगाया था। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, क्या मानेंगे, दोनों अमाउंट को वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्या है कि वही ये हो रहा है, दो वही ना वेरिएबल है, वही नहीं पता, तो यहाँ मानेंगे लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, पहला 12% पर एनम, 12% per annum is equal to XRS, and the amount invested at 10% per annum is equal to YRS। और फार्मूला लगा ये वाला, पहला अमाउंट से उसका फायदा कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला अमाउंट से उसका फायदा कितना आएगा, देखो केस 1 पहला अमाउंट से उसका फायदा कितना आएगा, तो पहला अमाउंट हम लोग का था x, लगा कितना के रेट पे 12 के, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100, ठीक। तो लगा है कितना के रेट पे 12 के रेट पे, तो पहले तो P है x और P है x और R कितना है, तो R है 12 और टाइम कितना है, ही रिसीव्ड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600, मतलब 1 साल, टाइम कितना है 1 और नीचे 100, तो हम लोग कितना आ गया 12x/100। ये अमाउंट से कितना आया, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट लगाया बाई RS, इससे कितना इंटरेस्ट आएगा, है कि ये इंटरेस्ट इससे जो इंटरेस्ट आया और इससे जो इंटरेस्ट आया दोनों मिला के 2600, तो ये तो हम लोग निकालें कि XRS से इंटरेस्ट आया, बाई RS से कितना इंटरेस्ट आया, तो 22 आया, बाई लगा था 10 के रेट पे 1 साल के लिए, तो ये भी 100, तो ये कितना होगा 10/100, ठीक। तो टोटल हम लोग को 2600 मिला था, मतलब 12x/100 प्लस 10/100 इज इक्वल टू 2600। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या लें, ये हो गया 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 2600, तो पहले से और 2 0 उधर जाएगा, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, तो इसको अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो इधर डिवाइड में तो हो जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब देखो एक इक्वेशन हम लोग को ये बन गया, ठीक, एक इक्वेशन ये बन गया। अब केस 2 है, केस 2 में बोल रहा है कि इंटरचेंज कर दिया पैसा, मतलब जो x है वो 10 पे लगा दिया, ठीक है, 10% पे, मतलब जो x है वो 10% पे लगाया, x को 10% पे 1 साल के लिए लगाया, और y को 12% के 1 साल पे लगाया, ठीक है।
ठीक है, तो इसको जब ऐड किया तो कितना आया, इसको ऐड किया तो 140 रुपया कम आया। किससे? 2600 से 140 रुपया कम। तो 2600 में से 140 कम करेंगे इज इक्वल टू 2600 माइनस 140, तो कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 4 6, 5 में से 1 4 और 2, 2460 कितना आ गया? 2460। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये हम लोग कितना आ गया? 2460। ठीक, फिर से देखो, पहले इसको ये कर लेते हैं। 10x प्लस 12y इज इक्वल टू, नीचे में 100 इज इक्वल टू 2460। यहाँ से हम लोग क्या आ गया? 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 246000। तो हम लोग किए क्या है? किए ये, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग मान लिए कि x को 12% पर एनम से इन्वेस्ट किया गया और y को 10% पर एनम से इन्वेस्ट किया। तो x हमको कितना प्रॉफिट दिया? तो x हमको जो प्रॉफिट दिया वो इससे निकला, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। y कितना प्रॉफिट दिया? तो y इतना प्रॉफिट दिया, ये भी निकला p इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसको जब हम लोग ऐड किए तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों प्रॉफिट जब ऐड कीजिएगा तो आपको 2600 आएगा। तो हम दोनों को ऐड किए, एलसीएम एलसीएम लेके ऐसे इक्वेशन बना लिए। फिर दूसरा केस में बोला कि अगर हम लोग अमाउंट इंटरचेंज करके लगाएंगे, मतलब x वाला अमाउंट है वो y के जगह पे लगाएंगे, y वाला अमाउंट x की जगह पे लगाएंगे, मतलब रेट चेंज करेंगे। तो x को हम लोग 10% पे लगाएं, x को 10% पे लगाएं यहाँ पे, और y को 12% पे लगाएं यहाँ पे, और उसको जब सम करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 140 रुपया कम पे 140 रुपया कम मिलेगा। तो 2600 में से 140 हम लोग घटा दिए तो 2460 है। वहां से इक्वेशन हम लोग बनाए तो इतना इक्वेशन आया। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन के आया 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600 पे 2 शून्य और 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 2460 पे 2 जीरो और। इसको सॉल्व करना है। इसमें बेशक आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये सब बड़ा बड़ा टर्म है, कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा होगा। तो अगर आपको याद हो तो किसने बताए थे? सब्स्टिट्यूशन में, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, कि अगर आपको मिले कोफिशिएंट इंटरचेंज, कोफिशिएंट इंटरचेंज मतलब ऊपर में जो x वाला है वो y के साथ मिले और ऊपर में जो y वाला है वो x के साथ मिले, कोफिशिएंट। तो 12 वाला 12 10 इंटरचेंज है ना, तो ऐसा केस में हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 10 22x प्लस 22y इज इक्वल टू 0 0 0 6 6 4 10 2 2 4 1 5। ठीक, और एक बार इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करते हैं मतलब 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600 और 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 24 6 इतना। ठीक है, इसको एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से हम लोग क्या आएगा? 12 में से 10 गया तो कितना आएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 0 0, 10 में से 6 4 और 5 में से 4 1, 14,000। ठीक है, अब देखो यहाँ से 22 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस y। ये प्रोसीजर हम आपको बताएं, अगर वीडियो देखे होंगे इस चैनल का तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई हम लोग का आ गया, कितना आएगा? 50। इसना को 22 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कटेगा 22 दूना 44, 6 बचेगा, 22 तिया 66, 22 दूना 44, 22 तिया 66, राइट। 22 दूना 44, तो यहाँ 6 बचेगा, 22 तिया 66, 23,000। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23,000। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में होगा ना, तो हम लोग का x प्लस वाई आ गया 23,000। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23,000। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000 बाई 2,
तो ये आपका आएगा 7000। तो यहाँ से x माइनस बाई इज इक्वल टू 7000 आया। ठीक, तो हम लोग अब फिर मिल गया दो छोटा छोटा इक्वेशन। छोटा छोटा करने का मतलब कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 23,000 है और x माइनस बाई इज इक्वल टू 7,000। कितना है? 7,000। अब हम लोग को एलिमिनेशन लगाना है, तो कोफिशिएंट तो सेम है, ये है, तो इसका साइन अलग अलग है, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लोग का आएगा 2x इज इक्वल टू 30,000। 2x इज इक्वल टू 30,000, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 15,000। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30,000 भागा 2, तो ये कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, 15,000। और ये x को हम लोग यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 7,000 है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग का आया था 15,000, तो 15,000 माइनस बाई इज इक्वल टू 7,000। ठीक, तो यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आएगा? तो बाई राइट साइड में जाएगा तो प्लस में होगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 7, 8,000। 8,000 इज इक्वल टू बाई। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन आया था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाने के लिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर x को एलिमिनेट करते तो इसको 12 से, तो समझो ये नंबर कहाँ जाता और ये कहाँ जाता। तो इसी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग का कोफिशिएंट सेम रहे ना, मतलब इंटरचेंज रहे, x वाला y के साथ, y वाला x के साथ, तो एक बार हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उससे हम लोग का इक्वेशन इतना छोटा बन जाता है। इतना छोटा बनने के बाद हम लोग एलिमिनेशन आसानी से लगा सकते हैं। एलिमिनेशन लग गया, यहाँ पे एलिमिनेशन लग गया, तो x का वैल्यू 15,000 आ गया, y का वैल्यू 8,000 आ गया। ठीक, x का वैल्यू 15,000 आ गया और y का वैल्यू 8,000 आ गया। हम लोग लिख देंगे नीचे कि अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम इज 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम इज 8,000। मतलब 15,000 को 12% पे लगाया और 8,000 को 10% पे लगाया, तो इसको 2600 मिला एक साल में। लेकिन अगर इसको ये यहाँ लगाता, 8,000 को 12% पे लगाता, 15,000 को 10% पे लगाता, तो उसको 140 रुपया कम मिलता। ठीक, क्या किए? सब समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन, इसमें आपका है ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। मतलब ए और बी मान लीजिए कि दो इंसान है। ठीक है, दोनों के पास कुछ पैसा है, कितना है जो नहीं दिया है। उसमें बोल रहा है कि अगर जो उसके पास ए के पास पैसा है, उसमें से 30 रुपया अगर बी को दे दे, तो बी का जो है वो ए से दुगना पैसा हो जाएगा। ठीक है, ए का जो बचा हुआ है उससे दुगना हो जाएगा। और लेकिन अगर इफ बी गिव 10 टू ए, मतलब अगर बी अपना में से 10 रुपया ए को देता है, तो ए को जो है बी से 3 गुना हो जाएगा। मतलब बी का जो बचा हुआ है उससे ए का 3 गुना हो जाएगा। तो हाउ मच मनी डज ईच है? तो ये तो हमको फिर क्वेश्चन में दे दिया कि किसको एक्स लेना है, किसको वाई लेना है। लेट मनी विथ ए इज इक्वल टू एक्स आर एस एंड मनी विथ बी इज इक्वल टू वाई आर एस। ठीक, केस वन में क्या है? इफ ए गिव्स 30 आर एस टू बी, if A gives 30 RS to B, मतलब A जो है अपना में से 30 रुपया B को दे दिया। ठीक, अपना में से 30 रुपया B को दे दिया, कोई दिक्कत? तो A में से 30 घट गया, A के पास कितना था? X था, तो इसमें से 30 घट गया और इसमें 30 जुट गया। मान लो इसके पास 50 रुपया है, इसके पास 40 रुपया है, तो ये इसको 20 रुपया देगा, तो इसका 20 रुपया घटेगा ना, तो 50 माइनस 20 होगा, इसका 40 प्लस 20 होगा, तो इसके पास 30 रहेगा, इसके पास 60 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जब ऐसा हो गया तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये 30 दिया, तो इसका तो 30 बढ़ेगा, इसका 30 घटेगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि अब जो B के पास है वो A से दुगना है। A के पास जो बचा हुआ है, मनी लेफ्ट विथ A, तो A के पास जो बचा हुआ है उसका दुगना है। कहने का मतलब A के पास जो बचा हुआ है उसका दुगना ये है,
बी वाला पैसा। तो बी के पास इतना है और ये इसका दुगना है, तो इसका दुगना ये है, ठीक है। इसमें ये नहीं करेंगे, इधर दोगुना कर देंगे, बराबर यहाँ कर रहे हैं तो बराबर करें तो जो कम है उसमें ना दोगुना करेंगे जी। समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि ये 50 जो है वो 25 का दुगना है, तो यहाँ पे अगर हमको इक्वल टू लगाना है तो यहाँ ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं कि ये वाला, इसको मान लो 50 है और ये 25 है, तो बोल रहे हैं कि ये वाला जो है इसका दुगना है, तो यहाँ पे बराबर लगाने के लिए इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी इसके पास तो बाई न था, सॉरी, तो 2x माइनस 60 इज इक्वल टू बाई प्लस 30। ठीक, तो बाई को मतलब वेरिएबल को एक साइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 30 और माइनस 60 राइट में आएगा तो प्लस 60। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 90। 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 90। ये हम लोग का केस 1 हुआ। दूसरा है केस 2। केस 2 में क्या है, इफ b गिव 10 RS to a, ठीक है। इफ b गिव्स 10 RS to a, मतलब b वाला तो इधर ना लिख रहे हैं, तो b में से 10 घट गया और a में 10 जुट गया, ठीक। तो a के पास कितना था, x था, b के पास कितना था, y था, ठीक। तो फिर बोल रहा है कि देन a will have thrice as much as left with b, मतलब बोल रहा है a के पास जो बचा है वो b वाला का 3 गुना होगा। मतलब इसके पास अगर 90 है और इसके पास 30 है तो a वाला 3 गुना है, ये a वाला है इधर वाला, तो a वाला 3 गुना है। तो यहाँ पे हमको इक्वल टू लगाना है, तो किधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ना करेंगे, काम वाला में ना। समझ में आ रहा है ना कि 3 गुना लिखा हुआ है, a का 3 गुना है तो a वाला में ही 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, इक्वल टू जब हमको लगाना है तो जो कम है उससे मल्टीप्लाई करके ना बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सॉल्व करें तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 30, तो यहाँ लाएंगे x माइनस 3 बाई और इधर माइनस 30 और माइनस 10, तो x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस 40। ये हम लोग का आ गया 2 इक्वेशन। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दें। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का था 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 90, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x माइनस 90 इज इक्वल टू बाई, 2x माइनस 90 इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ बाई के जगह पे 2x माइनस 90 पुट कर दिए और इज इक्वल टू माइनस 40 पहले से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 9 27 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पे माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 40 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 310, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 310 बाई 5, तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 62। तो ये किसके पास था, a के पास, x इज इक्वल टू 62। अब ये x को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, या तो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहीं पुट करते हैं, ठीक है, यहीं पुट करते हैं। तो बाई का वैल्यू कितना आएगा, तो बाई है 2x माइनस 90, तो बाई इज इक्वल टू 2 इंटू 62 माइनस 90, तो कितना 2 दूना 4, 6 दूना 12, तो 124 माइनस 90 तो कितना होगा 4 12 से, सॉरी 12 से 9 3 34 रुपया। तो ये किसका पैसा है, बाई किसका पैसा है, बी का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर A had 62 RS and B had
34 RS। ठीक, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए, मान लिया कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। फिर पहला केस दिया हुआ है कि अगर ए बी को 30 रुपया दे, तो ये जो ए है बी को 30 रुपया देगा, तो इसका 30 रुपया घटेगा, इसका 30 रुपया बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि ये है जो ज़्यादा है, मतलब ये दोगुना है, तो यहाँ पे हमको लगाना था इक्वल टू। तो इक्वल टू लगाने के लिए इसको भी बराबर करना होगा, तो इसको दुगुना कर दिए। उसी तरह से सॉल्व किए तो पहला इक्वेशन आया, इसको सॉल्व किया तो दूसरा इक्वेशन आया। अब हमको, मेरे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ठीक, तो इससे हम लोग बाई का वैल्यू लाए और इसमें पुट कर दिए। तो ये कौन सा स्टेप यूज हुआ है, कौन सा मेथड यूज हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो गया, उसके बाद एक्स का वैल्यू हम लोग का आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, और यहाँ एक्स का वैल्यू को इसमें पुट किए तो ये बाई का वैल्यू आ गया। तो हम लोग का आंसर आ गया एक्स और बाई का। तो हम लोग को ये भी पता चल गया कि किसके पास कितना पैसा था। तो ऐसे ही करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आता है। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आता है। ये तो हम लोग को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या था, मनी था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला में आई थिंक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है, अगला में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है, तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।